भैया बहनों, आज पर्यावरण विषय में पार्ट 2 अरणी का परिवार का अपन अध्ययन करेंगे। अरणी के परिवार पाठ में अरणी एक बालिका है जो पोलियो से ग्रसित है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती है। वो किस प्रकार आगे बढ़ना चाहती है, इस पाठ के अंदर इसका बारे में बताया गया है। इसके अलावा इस पाठ में 2 परिवारों के बारे में भी बताया है। एक परिवार छोटा परिवार, एक परिवार बड़ा परिवार। छोटा परिवार एकल परिवार और बड़ा परिवार संयुक्त परिवार। तो जैसे इस पाठ के अंदर ये पहला चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर चित्र में दिखाया गया है छोटा परिवार का। छोटा परिवार का इसमें चित्र दिखाया गया है, जिसमें मम्मी है, पापा है और 2 बच्चे हैं। केवल संयुक्त एकल परिवार छोटा परिवार जो होता है उसमें मम्मी पापा और बच्चे यही रहते हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसी प्रकार ये दूसरा चित्र जो बताया गया है, ये दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है। इसमें बड़ा परिवार, इसमें मम्मी पापा बच्चे के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, उनके बच्चे, ये सभी एक साथ रहते हैं। ये बड़ा परिवार कहलाता है, जिसको हम संयुक्त परिवार भी कहते हैं। इसमें आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चा बोल रहा है, माँ आज आपसे पहले पापा आ गए। माँ ने कहा, हाँ बेटा, एक मीटिंग थी। पिता कहते हैं, थक गई होगी, बैठो मैं चाय बनाता हूँ। तो आपस में सहयोग करने की भावना। मम्मी थक गई है, ऑफिस से आई है, तो पापा ने कहा कि मैं चाय बना देता हूँ। तो आपस में एक दूसरे के सहयोग की भावना इसमें दिखाई गई है। इसी प्रकार ये बड़े परिवार में जो बातचीत कर रहे हैं, ताऊ जी कह रहे हैं, दीपा की माँ दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा से पूछना, यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दें, और वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक है। यानी ताऊ जी कह रहे हैं, दीपा की माँ दीपा के लिए रिश्ता आया है, उसके बारे में हमें क्या करना है, उनको कुछ कहना है क्या? क्योंकि अब 21 वर्ष की भी हो गई है ना। अगर लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहती है आगे, तो फिर अपन मना कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 2 बातचीत कर रहे हैं। चर्चा कीजिए और बताइए। ऊपर के चित्रों को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवारों के बारे में चर्चा कीजिए। परिवार में सदस्यों की संख्या। अब परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये छोटा जो परिवार है, इसमें सदस्यों की संख्या में 4 दिखाई दे रही है ना। और बड़ा जो परिवार है, इसमें अगर हम सबको गिने तो इसमें 13 संख्या दिखाई दे रही है। कितनी संख्या दिखाई दे रही है? 13 संख्या। महिलाओं के कार्य। अब महिलाओं के क्या क्या कार्य होते हैं घर में? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, साफ सफाई करना। ठीक है, ये सारे महिलाओं के कार्य होते हैं। घर के कार्य में पुरुष का योगदान। घर के कार्य में पुरुष भी योगदान तो करता है ना, आपके पापा भी करते होंगे। घर के कार्यों में किसी सामान को व्यवस्थित रख देना, ये भी योगदान है। अगर इधर उधर सामान बिखर रहा है तो उसको जमा देना, सब्जी लाना। ठीक है, इस प्रकार के कई सामान लाना, इस प्रकार के कई कार्य हैं जो पुरुष भी परिवार में उनका भी योगदान रहता है। पढ़ाई के प्रति महत्व और उसके प्रति जागरूकता। यानी परिवार में सभी भैया बहनों के पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूकता होनी चाहिए आज के युग में, और उसका महत्व को हमें समझना चाहिए। परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी। अब परिवार में निर्णय लेने, कौन निर्णय लेता है? उसकी भी भागीदारी। हमारे घर में सबसे जो बुजुर्ग होते हैं वो इसका निर्णय लेते हैं। पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। यह एकल परिवार है, जिसमें केवल माता पिता और बच्चे हैं। वो कौन सा परिवार कहलाएगा? वो एकल परिवार कहलाएगा, छोटा परिवार कहलाएगा। दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका परिवार सभी एक साथ रहते हैं।
कभी कभी किसी परिवार में एक या दो सदस्य होते हैं, कोई बड़ा परिवार होता है। तो जो बड़ा परिवार होता है, इस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं, बड़ा परिवार कहते हैं। थोड़ा सोचो और लिखो, सोच के लिखना। आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का परिवार है, इसके आगे आपको लिखना है। अगर आपका परिवार एकल परिवार है तो एकल परिवार लिखना, आपका परिवार संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार लिखना। इसमें आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, अब आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, उन सबका नाम, माता पिता। अगर संयुक्त परिवार है तो दादा दादी सभी आ जाएंगे, और एकल परिवार है तो माता पिता और आपका आएगा। तो इसमें आपको जिक्र करना है, नाम लिखना है, कौन कौन आपके परिवार में रहते हैं। अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। आपके मोहल्ले में, आपके आसपास जितने भी परिवार हैं उन सबको आप देखो, और देखो कौन से एकल परिवार है, कौन से संयुक्त परिवार है, किस प्रकार के कितने परिवार है, ये आप इसमें लिखना है आपको। आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे, आपको कौन से परिवार में रहना अच्छा लगता है, एकल परिवार में रहना अच्छा लगता है या संयुक्त परिवार में अच्छा लगता है, वो आपको इसमें लिखना है। आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं, अब कमाते कौन कौन है, कौन कौन पैसा कमा के लाते हैं, कौन कौन काम धंधे करते हैं, कौन नौकरी करते हैं, जो भी हैं उनका नाम इसमें लिखना है। आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे। बड़े होगे आप, पढ़ लिख के जब आप बड़े होगे तो आपको भी कमाई करना पड़ेगा, परिवार चलाने के लिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। तो आप कौन सा क्षेत्र पसंद करेंगे। कोई तो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा मैं अध्यापक बनूंगा, है ना, कोई कहेगा मैं पुलिस सेवा में कार्य करूंगा, कोई कहेगा मैं सेना में कार्य करूंगा, देश की रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो आप बड़े होकर क्या करना पसंद करेंगे वो इसमें आपको लिखना है। मेरी लाडो खूब पढ़ेगी, अब इसमें मेरी लाडो खूब पढ़ेगी, इसमें अरणी के बारे में बताया गया है। मैं आपको इसके बारे में पढ़ के बताता हूँ। इस किताब में आप देखना, लिखा हुआ है, आप साथ साथ में इसको पढ़ना। पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी होती थी। पोलियो जो होता है एक प्रकार का रोग है जो पाँव में परेशानी करता है, पाँव थोड़ा छोटा रह जाता है और उसमें चलने में परेशानी होती है। लेकिन वह चित्रकारी बहुत पसंद करती थी। अब अरणी चलने में तो परेशानी होती थी उसको, लेकिन चित्रकारी उसको बहुत पसंद थी, चित्र बनाने में उसकी बहुत रुचि थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, यानी उसे आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए बहुत उसको प्रोत्साहित करती थी। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया, उसका चयन हो गया, इस आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में इसका चयन हुआ है। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। अब ये मुंबई में है, अब मुंबई जाना पड़ेगा उसको। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्या आएगी, यह अकेली समस्याओं को कैसे निपटेगी। लेकिन अरणी के पिताजी चाहते हैं कि मेरी लाडो खूब पढ़े। लाडो यानी उनकी जो बेटी है, प्यार से लाडो शब्द बोलते हैं, तो वो चाहते थे कि मेरी जो पुत्री है जो खूब पढ़े। उमा दीदी ने अरणी के दादाजी को समझाया कि वहाँ हॉस्टल है, उसमें सब लड़कियाँ रहती है, सब सुरक्षित रहते हैं। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवा दी कि भाई देखो डॉक्टर आंटी से भी बात कर लो, ये आपको सलाह देंगे। तो दादाजी को डॉक्टर आंटी ने भी समझाया। वह भी बाहर पढ़ने आई थी, अब जो डॉक्टर बनी है आंटी वो भी बाहर से ही पढ़ के आई थी। आखिर में अरणी के दादाजी मान गए, आखिर में अरणी के दादाजी मान गए और सभी अरणी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अरणी बहुत खुश हो गई, उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया और मुंबई के लिए रवाना हो गई। उसको आगे बढ़ना था, इसलिए उसने मेहनत करके और सबको राजी करके और वो पढ़ने के लिए और अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए वो रवाना हो गई। अब ये देखो चित्र दिया गया है, अरणी है, ये पोलियो की वजह से लगा हुआ है ना, और इसके सहारे चलती है। दादाजी है,
पिताजी है और उनकी दीदी साथ में है ना, उनको छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब सोचो और बताओ, अरणी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? लड़का होता तो मना नहीं करते। लड़की होने के कारण उन्होंने सोचा कि परेशानी होगी, ये पोलियो से भी ग्रसित है, वहाँ कैसे करेगी, कैसे रहेगी, तो उसको दादाजी को चिंता थी, इसलिए उन्होंने लड़की होने के कारण मना कर दिया। लड़का होता तो शायद वो मना नहीं करते। अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे चिंता उचित थी या नहीं थी? हालांकि दादाजी की चिंता उचित थी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि बेचारी कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, पैर से पहले ही परेशान है, तो इसलिए उनकी चिंता करना उचित था। अरणी क्या चाह रही थी? अरणी तो आगे बढ़ना चाह रही थी, है ना। क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था? ज़रूर पूछना चाहिए। किसी बालक की अगर कोई इच्छा होती है, वो आगे क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, तो माता पिता को भी उसकी इच्छा के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? कौन कौन सा समय आता है? ऐसे तो रोजाना ही आप चरण स्पर्श करते उठते ही आशीर्वाद लेते हो, है ना। लेकिन मुख्य अवसर भी आते हैं, जैसे आपका जन्मदिन आया, है ना, कोई वो त्यौहार आया, सभी बार त्यौहार आते हैं, सभी समय पर कभी बाहर जाते हैं, तब भी हम बड़ों से आशीर्वाद, चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे करते हैं? उनका सम्मान एक तो उनके चरण छू के, उनकी बात मानकर, आज्ञा का पालन करके, उनके सम्मान के साथ बातचीत करके हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। ठीक है ना। बहुत उनको नम्रता से बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, धीरज से बात करते हैं, कभी उनको बड़ों को गलत शब्द नहीं बोलते, उनका सम्मान करते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बड़ों से बहुत नम्रता से बात करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? सभी अपने अपने राय लेते हैं, भाई तुमको क्या पसंद है, राय लेते हैं कि नहीं लेते? आपसे भी राय लेते होंगे, जरूर राय लेते होंगे, राय लेनी ही चाहिए। क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊं? माँ तो पूछती है ना कि भाई तुम्हारी क्या पसंद है, मैं क्या बनाऊं? तो सभी मम्मी अपने बच्चों से ज़रूर पूछती है। चर्चा कीजिए और बताइए, आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? कोई भी घर में अगर फैसला करते हैं तो फैसला लेने का सही तरीका क्या है? इसमें 3 तरीके दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है बड़े फैसला ले, बाकी सब मान जाए। दूसरा तरीका दिया है सभी की राय ले और फिर फैसला ले, और या फिर कोई अन्य और भी हो सकते हैं कारण। तो इसमें ऐसे सभी की राय लेके और फैसला करना ज़्यादा उचित माना गया है। सभी की राय लेनी चाहिए और उसके बाद ही किसी बात का फैसला करना चाहिए। वक्त के साथ बदलना, हमेशा वक्त के साथ भी हमको बदलना चाहिए। जैसे जैसे समय बदलता है उस प्रकार हमको भी बदलते रहना चाहिए। एक दिन अरणी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहीं न जाने कौन खाना बनाएगा, कौन कैसा बनाएगा, तो अपना खाना खुद बना कर खाना। अरणी बोली, अब दादी ने कहा भाई कौन कैसा बनाएगा, गंदा खाना, हाथ कैसे धोएंगे, नहीं धोएंगे, है ना, तो तुम तो तुम्हारा अपना खाना अपने हाथ से बना के खाना। तो अरणी ने क्या कहा, समय के अनुसार बदलाव के हिसाब से क्या कहा अरणी ने, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा, हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क बनता है कौन बना रहा है, सभी इंसान ही तो है। वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। सब इंसान है, सब अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छी तरह से बनाते हैं, वो भी तो खुद खाते हैं उसका बना हुआ, तो इसलिए हमें वक्त के साथ बदलना भी चाहिए। चर्चा कीजिए और बताइए। अरणी ने कहा वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए? वक्त के साथ बदलना चाहिए। अब जैसे आप कहेंगे कि आप स्कूल में पढ़ने आते थे, है ना, कक्षाएं लगती थी, अब कक्षाएं लगती थी, आप कक्षा में पढ़ाई करते थे,
आपको मोबाइल कोई भी नहीं देता था। देता था क्या? कोई मोबाइल नहीं देता था। पर आज वक्त बदल गया। आज वक्त ऐसा आ गया कि स्कूल में हम जा नहीं पा रहे। अब क्या करें? तो हमें मोबाइल से पढ़ना पड़ रहा है। अब मोबाइल हम आपको नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी वक्त ऐसा आ गया तो वक्त के साथ हमको बदलना पड़ेगा और मोबाइल से ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए और उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन या अनुभव करते हैं तो कक्षा में बताइए। वक्त के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है और हम क्या समाज में परिवर्तन देखते हैं, वो भी अगर आपने कभी देखा हो तो आप इसको शेयर करें और सबको बतावें। हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने सीखा छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं। छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार बड़े परिवार होते हैं। इसमें संयुक्त परिवार में दादा, काका, ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं, है ना। बड़े सदस्य सभी लोग साथ साथ रहते हैं। इसमें बेटियां भी पढ़ाना चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। पहले बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, है ना, लेकिन इस पाठ में हमने सीखा बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और क्या सीखा हमने इस पाठ में? परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए। समय जैसे जैसे समय बदलता है उस प्रकार हमको भी सोच में बदलाव भी करना चाहिए। जाना, समझा और बताओ। अब आपको बताना है परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लेते हैं वो घर के बड़ों को ही लेना चाहिए, लेकिन सबकी राय लेके, सबसे सलाह लेकर इसका निर्णय करना चाहिए। क्योंकि अगर सबसे सलाह लेकर हम कार्य करेंगे और सबकी सलाह से हम निर्णय लेंगे तो वो निर्णय हमारा अच्छा निर्णय होगा, सफल निर्णय होगा। ठीक है, इसलिए हमें सभी से निर्णय लेकर, सभी से सलाह लेकर बड़ों को निर्णय करना चाहिए। संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार के फायदे लिखिए। अब संयुक्त परिवार में देखो, संयुक्त परिवार में सब साथ रहते हैं, तो सब साथ रहते हैं तो सबका एक दूसरे को सहयोग मिलता है। सबका एक दूसरे का सहयोग मिलता है। कोई घर पर कोई व्यक्ति बाहर भी जाता है तो दूसरा उसमें सहयोग करता है। एक दूसरे से सीखने को ज़्यादा मिलता है। एक दूसरे के माध्यम से हम ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग हम ज़्यादा ले सकते हैं। और सब साथ जब रहते हैं तो हमें आनंद भी खूब आता है। बच्चों को आनंद आता है, सब साथ रहते हैं। दादा दादी सब साथ रहते हैं तो दादा दादी पहले पुरानी कहानियाँ वगैरह सब सुनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। वो सब चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। एकल परिवार के फायदे, एकल परिवार में फायदे तो ये है कि हम एक शांति रहती है, एकांत रहता है। हम अपने स्वेच्छा से एक तन्मय होकर हमारे अध्ययन कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। निर्णय भी हम स्वयं लेने की, हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब अकेले रहेंगे तब किसी से पूछ नहीं पाएंगे और कोई बात आएगी तो उसका निर्णय करना है तो निर्णय स्वयं को करना है, तो हमारे निर्णय करने में भी क्षमता बढ़ती है। तो एकल परिवार में भी फायदे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में फ़ायदे ज़्यादा है। संयुक्त परिवार में फ़ायदे ज़्यादा है और आनंद भी ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। इस पाठ को एक बार पढ़ना। मैंने सबके प्रश्न में बीच बीच में जो प्रश्न आए हैं सबके उत्तर भी साथ साथ बता दिए हैं। अब आप इसको कॉपी में लिखना। धन्यवाद।